पौथेर पांचाली भाग 13। पिछले भाग में आपने सुना सर्वजया ने नीरेन को घर पर मधु संक्रांति पर खाने के लिए बुलाया। अपू ने अपने घर में इतना अच्छा खाना शायद ही कभी खाया था, इसीलिए वह बहुत खुश था। गोकुल की पत्नी ने फिर से नीरेन से दुर्गा की शादी की बात छेड़ी। एक दिन गांव में घूमते हुए उसे नीरेन मिला तो दोनों में बातचीत हुई, लेकिन दुर्गा झेप के मारे तब भी उसे ठीक से नहीं देख पाई। गोकुल की पत्नी और नीरेन में भाभी देवर वाला हंसी मजाक होता रहता था। वह नीरेन से कभी उसके शहर पछाह की बातें पूछती तो कभी पहाड़ों को काट कर बनाए गए रेल के रास्तों की। एक दिन उसने झिझकते हुए अपनी बालियां देकर नीरेन से 5 रुपए मांगे तो नीरेन ने पूछा, क्या वह ये रुपए उसके भाई के लिए चाहती है? तो गोकुल की पत्नी ने उसे चुप रहने के लिए और घर में किसी से भी कुछ न कहने के लिए कहा। अपू और दुर्गा भुवन मुखर्जी की बड़ी बेटी की शादी के लिए उत्साहित थे। उसमें अंग्रेजी बाजा बजने वाला था, आतिशबाजियां छूटने वाली थी। सारा दिन घूमने के बाद शाम को दुर्गा घर आई तो अपू से उसका शीशे को लेकर झगड़ा हो गया। दुर्गा ने भाई के गाल पर एक तमाचा जड़ा। अपू ने भी उसके बाल नोचकर बदला लिया। लड़ाई हो ही रही थी कि सर्वजया ने आते ही दुर्गा को 2-4 घूंसे रसीद किए और उसका गुड़ियों का बक्स आंगन में फेंक दिया। बक्स के साथ जैसे दुर्गा का जीवन बिखर गया। चाहने पर भी उसकी हिम्मत न हुई कि जाकर बक्स को और बिखरे सामान को इकट्ठा कर ले। रात को सोते समय दोनों भाई बहन में सलाह हो गई तो अपू दुर्गा से उसकी नीरेन से शादी के बारे में बात करता है कि कैसे उसने गोकुल की पत्नी और अपनी माँ को इस बारे में बात करते सुना था। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। अपू ने किसी को अभी यह बात बताई नहीं थी, यहाँ तक कि उसने दीदी से भी यह बात नहीं बताई थी। उस दिन चुपके से दोपहर के समय जब उसने पिताजी के उस बक्स को छिपा कर खोला था जिसमें किताबें ही किताबें भरी हुई हैं, तो उसमें की एक किताब में यह अद्भुत बात मालूम हुई थी। आंगन पर बांस की झाड़ियों की छाया अभी तक पूरब से पश्चिम में फैली नहीं थी। ठीक दोपहर का समय था। सोना डांगा के उस दूर दराज के मैदान के उस प्राचीन पीपल की छाया की तरह एक जगह पर बहुत घनी छाया हो रही थी। एक दिन जब पिताजी घर पर नहीं थे तो उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और चुपके से किताबों का वह बक्स खोला, बड़े जोश के साथ। कभी इस किताब को खोलता तो कभी उस किताब को, कभी तस्वीर देख लेता तो कभी थोड़ा सा पढ़कर देख लेता कि कहीं कोई बढ़िया कहानी तो नहीं है। एक किताब हाथ लगी जिसकी जिल्द पर लिखा था सर्वदर्शन संग्रह। इसका क्या अर्थ होता है और पुस्तक किस विषय की है, इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं लगा। पुस्तक खोलते ही कुछ कागज काटने वाले कीड़े रंग उड़े हुए मार्बल कागज के नीचे से निकलकर जिससे जिधर बन पड़ा बेतहाशा दौड़ पड़े। अपू ने पुस्तक सूंघ कर देखा कि कैसी कैसी पुरानी महक है। मटमैले रंग के मोटे मोटे पत्तों की यह गंध उसे बहुत अच्छी लगती है। इस गंध से उसे अपने पिता की याद आ जाती है। जब भी उसे यह गंध मिलती है तब न जाने क्यों पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है। मार्बल कागज की बहुत पुरानी जिल्द कई जगह से चटक गई थी। इस पुरानी पुस्तक से उसे बहुत मोह था, इसीलिए उसने इस पुस्तक को तकिया के नीचे छिपा दिया और बाकी पुस्तकों को बक्स में रखकर बंद कर दिया। छिपकर पढ़ते पढ़ते उसे इस पुस्तक में एक बहुत अद्भुत बात मालूम हुई। एकाएक सुनने पर आश्चर्य होता है, पर छापे के हरफों में यह बात पुस्तक में लिखी हुई है, इतना तो प्रत्यक्ष था। पारे के गुणों का वर्णन करते हुए लेखक ने लिखा था, गिद्ध के अंडे के अंदर कुछ दिनों तक पारद धूप में रखना चाहिए। बाद में यदि मनुष्य चाहे तो उस अंडे को मुंह में रखकर अंतरिक्ष में विचरण कर सकता है। अपू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने उसे बार बार पढ़ा। बाद में उसने उस पुस्तक को अपने ढक्कन
टूटे बक्स में छिपा कर रख दिया और फिर बाहर जाकर इस विषय पर गंभीर चिंतन करने लगा। उसने दीदी से पूछा, दीदी, ये तुम्हें मालूम है कि गिद्ध कहाँ पर अपना घोंसला बनाते हैं? पर उसकी दीदी यह बात बता नहीं सकी, इसलिए उसने मोहल्ले के सब लड़कों यानी सत्तू, नीलू, कीनू, पटल, नेड़ा सबसे पूछा। किसी ने बताया यहाँ नहीं, उत्तर के मैदान में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियों पर उनका घोंसला है। माँ उसे डांट कर कहती थी, कहाँ दोपहर में मारा मारा फिरा करता है। अपू घर में आकर सोने का स्वांग रचता है, फिर किताब खोलकर उसी स्थान को पढ़ता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी आसानी से उड़ा जा सकता है और लोगों को यह बात मालूम नहीं है। संभव है कि यह पुस्तक और किसी के घर में ना हो, सिर्फ पिताजी के पास है। पर यहां भी उस स्थान पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी है, उसी की दृष्टि उस पर पड़ी है। उसने पुस्तक में मुंह खोसकर उसकी महक ली, वही पुरानी पुरानी महक। अब इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है उसकी सच्चाई के विषय में उसे कोई संदेह नहीं रह जाता। पारद के लिए उसे कोई चिंता नहीं है। पारद मायने पारा, यह उसे मालूम है। शीशे के पीछे पारा लगा होता है। घर में एक टूटा शीशा भी है, इसीलिए पारे की कोई चिंता नहीं है। पर गिद्ध का अंडा कहाँ से मिले? दोपहर को खाने पीने के बाद किसी किसी दिन दुर्गा उसे पुकार कर कहती है, आजा पू, आकर तमाशा देख। कहकर वह एक मुट्ठी भात लेकर पीछे वाले दरवाजे से बांस को झाड़ी की ओर पुकारती है। आ भुलवा, तो ओ पुकार कर ही दुर्गा भाई के मुंह की तरफ ताक कर मुस्कुराती है और चुप रहती है, मानो किसी अज्ञात रहस्यपुरी के दरवाजे अभी उसकी आंखों के सामने खुल जाएंगे। एकाएक न जाने कहां से कुत्ता आ जाते ही दुर्गा हाथ उठाकर कहती है, वह आया, वह कहां से आया ये तो बता। वह खुशी के मारे खिलखिलाकर हंसती है। प्रतिदिन कुत्ते को भात खिलाने में दुर्गा को बहुत खुशी होती है। कहीं कोई नहीं है, सन्नाटा है और तू करके पुकारा, बस। दुर्गा भात जमीन पर रखकर आंख बंद किए रहती है। आशा और कौतूहल की व्याकुलता से उसके दिल में धुकुर पुकुर होती रहती है। वह मन ही मन सोचती है, क्या पता आज भुलवा आए न आए, देखूं तो आता है कि नहीं। आज शायद ना सुन पाया हो। पर एकाएक घनी झाड़ियों से एक आहट आती है। पलक मारते ही जंगली लताओं और पौधों को तोड़ फोड़ कर हांफते हांफते भुलवा जाने कहां से तीर की तरह आ पहुंचता है। फौरन ही दुर्गा के सारे शरीर में जैसे कोई चीज की लहर दौड़ जाती है। विस्मय और कौतुक से उसका चेहरा उज्जवल दिखाई पड़ता है। पर मन ही मन सोचती है कि कैसा ठीक सुन लेता है और आ पहुंचता है। अच्छा, कल जरा धीमी आवाज में बुलाऊंगी, देखती हूं कि वह उसे सुन पाता है कि नहीं। यह आनंद उठाने के लिए वह माँ की डांट फटकार सहकर और स्वयं बल्कि कुछ कम खाकर कुत्ते के लिए थोड़ा सा चावल अपनी थाली में बचा रखती है। पर अप्पू को इस कुत्ता बुलाने वाले तमाशे में कभी रस नहीं आया। वह दीदी के लड़कियों वाले ढंग में नहीं है। वह दुबले कुत्ते को अत्यंत आग्रह के साथ भात खाते हुए देखकर भी उसकी तरफ आकृष्ट नहीं होता। बस गिद्ध के अंडे की चिंता उसे हर समय सताती रहती है। जिन ढूंढा तिन पाइयां, अंत में एक दिन पता चल ही गया। हीरो नाई के कटहल के नीचे चरवाहे गायों को बांधकर गृहस्थ के घर से तेल और तमाकू मांगने जाते हैं। अप्पू ने जाकर अपने मोहल्ले के चरवाहे से पूछा, तू जाने किन किन जगहों में घूमता है, कभी गिद्ध का घोंसला भी देखा? जो तू मुझे गिद्ध का अंडा दे तो मैं तुझे 2 पैसे दूंगा। कोई 4-1 दिन बाद वह चरवाहा उसके घर के सामने आया और उसे बुलाकर कमर से थैली निकालकर उससे 2 काले रंग के छोटे छोटे अंडे निकालकर बोला, लो पंडित, यह रहा। अप्पू ने जल्दी से हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाओ। बाद में उसने उन अंडों को खुशी से उलटते पलटते हुए कहा, वाह, यही गिद्ध के अंडे हैं, सच? चरवाहे ने इस पर बहुत तरह के प्रमाण दिए। उसने कहा कि यह गिद्ध के अंडे अवश्य हैं। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर एक पेड़ की चोटी पर चढ़ा था और इसके लिए कम से कम 2 आने लूंगा।
पारिश्रमिक की मात्रा सुनकर अपू की आंखों में अंधेरा छा गया। बोला, 2 पैसे नकद दूंगा और मेरी कौड़ियां लोगे? सब दे दूंगा। बहुत ही अच्छी कौड़ियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी सुनहली कौड़ियां हैं, देखोगे? चरवाहा सांसारिक मामलों में अपू से कहीं अधिक बुद्धिमान ज्ञात हुआ। वह नकद दाम के बिना किसी प्रकार राजी नहीं हो रहा था। बहुत मोल भाव के बाद 4 पैसों पर उतर आया। अपू ने दीदी से 2 पैसे मांगकर उसे 4 पैसे दिए और अंडे ले लिए। इसके अलावा चरवाहे ने कुछ कौड़ियां भी ले ली। ये कौड़ियां अपू को मानो जान थी। किसी राजा का आधा राज्य और राजकुमारी के बदले में भी वह इन कौड़ियों को देने पर राजी न होता। पर आसमान में उड़ने के आनंद के आगे यह तो बैंगन के बीजों से खेलना था। अंडे हाथ में लेकर उसका मन फुलाए हुए गुब्बारे की तरह हल्का हो गया। साथ ही साथ उसके मन में कहीं पर संदेह की एक छाया भी झांक गई जो अभी तक नहीं थी। अंडा हाथ में पाने के बाद से मानो कहीं से यह संदेह बहुत अस्पष्ट होकर सामने आया। संध्या के पहले नेड़ा के जामुन के पेड़ के कटे तने पर बैठकर वह सोचने लगा, क्या सचमुच उड़ना संभव होगा? वह उड़ेगा तो कहाँ जाएगा? ननिहाल? पिताजी जहां हैं वहां? नदी के उस पार? मैनों की तरह क्या वह वहां उड़कर जाएगा जहां आकाश पर एक सितारा टका हुआ है? उसी दिन की बात है या उसके बाद के दिन की। दुर्गा संध्या के कुछ पहले दिए के पलीते के लिए फटे लत्ते ढूंढ रही थी। वह ढूंढते ढूंढते हंडियों कलसों के पास रखे हुए लत्ते चीथड़ों को टटोल रही थी। इतने में कोई चीज टक से फर्श पर गिरी और लुढ़क कर कुछ आगे चली गई। भीतर अंधेरा था, अच्छी तरह सूझता नहीं था। दुर्गा फर्श से उन चीजों को उठाकर बाहर लाते हुए बोली, अरे ये तो किसी चीज के 2 बड़े बड़े अंडे हैं, गिरकर एकदम चूर चूर हो गए। मां, तुमने देखा कि कमरे के अंदर किसी चिड़िया ने अंडे दिए हैं? इसके बाद क्या हुआ, इसका प्रसंग ना छेड़ना ही अच्छा होगा। अपू ने दिन भर खाना नहीं खाया, रोना पीटना मचा, बड़ा शोरगुल हुआ। मां ने पनघट पर जाकर कहा, अजीब लड़का है, ऐसा कभी सुना न देखा। संजली ननद जी, तुमने कभी सुना कि गिद्ध के अंडे से आदमी उड़ सकता है? उस घर का चरवाहा नंबरी बदमाश है। लड़के ने उससे कहा तो बस वह कहीं से कौवी का या पता नहीं काहे का अंडा ले आया और बोला कि लो ये रहा गिद्ध का अंडा। उससे 4 पैसे भी ठग लिए। ननद जी, यह लड़का इतना बुद्धू है कि मैं तुमसे क्या कहूं। पर बेचारी सर्वजया असली बात क्या जाने। सभी सर्वदर्शन संग्रह पढ़े नहीं होते और सब यह भी नहीं जानते कि पारे में क्या क्या गुण हैं। जो ऐसा होता तो सभी आसमान में उड़ते। बहुत दिनों से गांव के बूढ़े बाबा नरोत्तम दास के पास अपू का आना जाना है। गांगुली टोले के गोरे चिकटे सौम्य दर्शन हसमुख बूढ़े मामूली फूस के घर में रहते थे। उन्हें शोरगुल पसंद नहीं, अक्सर एकांत में रहते हैं। हाँ, संध्या के बाद कभी कभी गांगुली जी के चौपाल में जाकर बैठ जाते हैं। हरिहर अप्पू को उसके बचपन से ही बीच बीच में नरोत्तम दास के पास ले जाते थे, तभी से दोनों में जान पहचान है। बीच बीच में अप्पू बूढ़े के आस्ताने में जाकर कहता है, बाबा घर पर हो? बूढ़ा जल्दी से बाहर निकलकर ताड़ के पत्ते की चटाई बिछाते हुए कहते हैं, आओ बेटा आओ। और कहीं अप्पू जाता है तो वह झेंपता है, मुंह से बात नहीं निकलती, पर इस सरल शांत दर्शन बूढ़े के साथ वह बिना किसी संकोच के मिलता है और बूढ़े के साथ उसका व्यवहार खेल के साथियों की तरह घनिष्ठ, बेखटक और उल्लास से भरा है। नरोत्तम दास अकेले ही रहते हैं, उनका कोई नहीं है। एक अपनी जात की वैष्णव लड़की कामकाज कर जाती है। कई बार अप्पू पूरी शाम वहीं पर कहानी सुनते और बातें करते बिता देता है। अप्पू यह जानता है कि बाबा नरोत्तम दास उसके पिता से भी बड़े और अन्नदा राय से भी बड़े हैं, पर इस वयोवृद्धता के कारण ही ऐसा लगता है कि बूढ़ा उसका सहपाठी है और यहाँ आते ही सारा संकोच और सारी लज्जा अपने आप दूर हो जाती है। बातें करते करते अप्पू दिल खोल कर हंसता है। ऐसी ऐसी बातें कर जाता है जिन्हें और कहीं इस कारण नहीं कहता कि कहीं बड़े बूढ़े उसे बड़बोला ना कह दें। नरोत्तम दास कहते हैं,
बेटा, तू मेरा गौर है। तुझे देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि तेरी उम्र में गौर तेरी ही तरह सुंदर, सुश्री और निष्पाप थे। उनकी आंखें भी इसी प्रकार भावुक थी। गौरांग यानी चैतन्य महाप्रभु। जो और कहीं यह बात कही होती तो अप्पू को शर्म आती, पर यहाँ वह हंस कर कहता, बाबा, अब तुम हमें उस पुस्तक की तस्वीरें दिखाओ। बूढ़ा कमरे से प्रेम भक्ति चंद्रिका निकाल लाते थे। यह उनका बहुत ही प्रिय ग्रंथ है। एकांत में इसका पाठ करते करते वे विभोर हो जाते हैं। इसमें कुल जमा 2 तस्वीरें हैं। देखना खत्म हो जाने पर बूढ़ा कहता है, मरते समय मैं यह पुस्तक तुम्हें देता जाऊंगा। तुम्हारे हाथों में इस पुस्तक का अपमान नहीं होगा। उनका एक शिष्य जब तब पद की रचना कर उन्हें सुनाने के लिए आया करता था, पर बूढ़ा नाराज होकर कहा करते थे, तुमने पद लिखा अच्छा किया, पर बाबा मुझे यह सब ना सुनाया करो। पदकर्ता तो थे विद्यापति चंडीदास, उनके बाद के पद मेरे कानों को अखरते हैं। वह सब दूसरी जगह सुनाया करो। उनके जीवन का मार्ग सरल, आडंबरहीन था और साधारण था। उनके इर्द गिर्द अंतः सलिता मुक्ति की जो धारा बहती रहती थी, वह अप्पू की पकड़ में भी आ जाती थी। उसके निकट यह बूढ़ा ताजी मिट्टी, चिड़ियों तथा पेड़ पौधों के साहचर्य की तरह अतरंग और आनंदपूर्ण लगता था। इसलिए वह दादाजी के पास इतने शौक से आया करता था। लौटते समय अप्पू नरोत्तम दास के आंगन में लगे पेड़ से ढेर से मुचुकुंद चंपा बटोर कर ले जाता था और उन्हें ले जाकर अपने बिस्तरे पर रखता था। इसके बाद दिया बत्ती होते ही उसे पिता के आदेश से पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। कभी 1 घंटे से अधिक पढ़ना नहीं पड़ता था, फिर भी अप्पू को ऐसा लगता था जैसे बहुत रात हो गई। इससे छुट्टी पाकर वह सोने जाता था। बिस्तरे पर लेटे लेटे सारे दिन की दौड़ धूप खेल कूद के आनंद की स्मृति से रंजित होकर चंपा की गंध उसकी क्लांत देह और मन को खेल कूद के बीते हुए क्षणों के लिए उसके शिशु प्राण को विभोर करती हुई लहराती रहती है। वह बिस्तरे पर औंधा होकर फूलों की राशि में मुंह खोंसकर बड़ी देर तक सुगंध लेता रहता है। उस दिन उसकी दीदी ने चुपचाप कहा, वन भोजन को चलेगा? उनके दरवाजे से होकर मोहल्ले टोले के सभी लोग कुलुई चंडी के व्रत से वन भोजन के लिए गांव के पीछे वाले मैदान में जाते हैं। माँ भी जाती है, पर बच्चों को नहीं ले जाती। वहां सबको अपनी अपनी चीज ले जानी पड़ती है। उतना चावल दाल उनके पास नहीं है। वन भोजन में मामूली चावल दाल से काम नहीं चलता। उस अवसर पर लोग वहां जाकर कितनी ही चीजें, अच्छा चावल, दाल, घी, दूध निकालते हैं, पर उसकी माँ मोटा चावल, सिल पर पिसी हुई भीगी मटर की दाल और 2-1 बैंगन निकालती है। उनके बगल में बैठकर भुवन मुखर्जी के घर की संझली मालकिन के लड़के बाले ईख के नए गुड़ की भेली से दूध और केला मसल कर भात खाते हैं। यह सब देखकर सर्वजया का दिल अपने बच्चों के लिए तरसता है। अप्पू भी तो इसी तरह दूध केला मसल कर भेली से भात खाना पसंद करता है। शांत मैदान के किनारे के जंगल में सुर्ख संध्या उतरती है। बांस की झाड़ी के रास्ते से लौटते हुए सर्वजया को बस अपने ही लड़के की याद आती रहती है। नीलमणि राय के जंगल से ढके हुए मकान के उधर कुछ हिस्से को दुर्गा अपने हाथ से दा से काट कर साफ करके भाई को कहती है, इमली के नीचे खड़े होकर देख कि माँ आ रही है कि नहीं, मैं जल्दी से चावल ले आऊं। एक छोटे से नारियल की कटोरी में 2 चम्मच तेल वह चुपके से तेल की हंडिया से निकाल लाई। इस प्रकार से चुराया हुआ सारा माल भाई के जिम्मे करते हुए कहती है, जल्दी से ले जा अप्पू, दौड़कर वहां रखा। यह देखते रहना कि कहीं इन चीजों को गाय वाय ना खा जाए। इतने में मातो की माँ अपने मुन्ने को साथ लेकर पीछे के दरवाजे से आंगन में आई। दुर्गा बोली, तबरेज की बहू इधर कहाँ से आई? मातो की माँ की उम्र कुछ अधिक नहीं है, देखने में भी बुरी नहीं थी, पर पति की मृत्यु के बाद से मुसीबतों में दुबली और मैली पड़ गई है। बोली, कोठी वाले मैदान में लकड़ी बीनने गई थी, बैंची की माला लोगी?
दुर्गा स्वयं ही जंगल में ढूंढ ढांड कर बैंची फल अक्सर ले आती है। उसने सिर हिलाकर कहा। नहीं, मातो की माँ बोली। ले लो दीदी जी, बड़ा मीठा है। मैं मधुखाली के पोखर के पास से बीन लाई हूं। कहकर उसने साड़ी के छोर में बंधी हुई एक माला निकाल कर दिखाते हुए कहा, देखो ना, कितने बड़े बड़े हैं। लकड़ी लेकर बाजार में जाते, बेचते, पैसा मिलते बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए चाहती यह थी कि तब तक मातो की एक पैसे की लाई ले दूं। लो, पैसे में 2 दूंगी। दुर्गा राजी नहीं हुई, बोली, अपू, लोटे में मुट्ठी भर भुंजा चावल रखा है, लाकर मातो को दे तो दे। वे पीछे के दरवाजे से ही फिर चले गए। तब भाई और बहन अपनी चीज बस्तर उठाकर चले। चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बाहर से कोई देख ही नहीं सकता। खेल की हंडिया की तरह एक छोटी सी हंडिया में दुर्गा ने चावल चढ़ाते हुए कहा, देख अपू, मैं एक जगह से कितने बड़े बड़े मिठिया आलू ले आई हूं। ऊंटी के ताड़ के नीचे एक झाड़ी पर बहुत से लगे हुए थे, इन्हें भात में डालूंगी। अपू बड़े उत्साह के साथ सूखी हुई लताएं तथा टहनियां बीन कर लाने लगा। यह उनका पहला स्वतंत्र वन भोजन है। अपू को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ सचमुच भात तरकारी बनेगी या खेल वाला वन भोजन होगा, जो कितनी ही बार हो चुका है। धूल का भात, खपड़े का बना हुआ आलू भाजा और कटहल के पत्ते की लूची। पर दिन बड़ा अच्छा था। वन भोजन का स्थान भी बहुत सुंदर था। चारों तरफ जंगली झाड़ियां, उधर तेला कूचा लता झकोले ले रही थी। बेल के पेड़ के नीचे के जंगल में सेंबड़ा पेड़ में फूलों के गुच्छे लगे हुए थे। अधजली भूरी धूप पर खंजन नाच नाच कर दौड़ लगा रहे थे। सुनसान झाड़ियों की आड़ में सुंदर एकांत स्थान था। प्रथम वसंत के कारण जगह जगह नए हरे पत्ते थे। घेटू फूलों की राशि से मकान का खंडहर गमक रहा था। खट्टा नींबू के पेड़ से लगातार कुहासे के कारण फूल बहुत झड़ जाने पर सफेद सफेद फूलों के गुच्छे ऊपर की डालों में दिखाई पड़ते थे। आजकल दुर्गा इन पेड़ पौधों, रास्तों, खाटों यानी इस परिचित गांव की हर गली कूचे से और भी अधिक लिपटी जा रही है। आसन्न विरह के किस विषाद के कारण अत्यंत प्रिय जंगली शरीफे के नीचे से जाने वाली यह पगडंडी उनके मकान के पीछे की बांस की झाड़ी, छाया से भरा नदी का तट और भी प्रिय लगते हैं। उसका अपू, उसकी सोने सा नन्हा भाई, जिसको 1 जून बिना देखे उसे कल नहीं पड़ती, उसकी बात सोचकर मन हाहाकार करता है। उसे डालकर वह कितनी दूर जाएगी। और कहीं ऐसा हुआ कि वह नहीं लौटी, जैसा नीतम फूफी के मामले में हुआ, तो इसी उजड़े हुए घर में नीतम फूफी रहती थी। जाने किस युग में शादी के बाद वह चली गई, फिर वह पीहर लौटकर नहीं आई। बहुत दिनों की बात है। वह बचपन में इसकी कहानी सुनती आ रही है। सब कहते हैं कि मुर्शिदाबाद जिले में शादी हुई थी। वह कितनी दूर है, कहाँ है, कोई उसका पता नहीं लेता। यह भी नहीं मालूम कि वह है भी या नहीं। नीतम फूफी जो गई तो फिर न बाप से मिलने की नौबत आई, न माँ से, और ना भाई बहनों से। सब एक एक करके चल बसे। माँ री माँ, मनुष्य इतना निष्ठुर कैसे होता है? किसी ने उसका पता क्यों नहीं लिया? एकांत में बैठकर कितने ही दिन उसने नीतम फूफी की बात सोचकर आंसू ढरकाए हैं। जो आज वह अकस्मात लौट आए और अपने बाप के मकान को इस तरह जंगल में भरा हुआ तथा उजड़ा देखे तो उस पर क्या बीते? कहीं उसकी भी यही हालत हो तो? कहीं ऐसा हो कि फिर बाप, माँ, अप्पू को छोड़कर जाना पड़े और फिर उन्हें देखने की नौबत ना आए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता कि वह इस मकान को, जंगली शरीफे के नीचे वाले स्थान को तथा घाट के रास्ते को छोड़कर जाए। सोचने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जाने दो, पता नहीं क्यों आजकल अक्सर ऐसा मालूम होता है कि उसकी जिंदगी में जल्दी ही कुछ होने वाला है। अवश्य ही उसके जीवन में कोई ऐसी बात आ रही है जो और कभी नहीं आई। दिन रात खेल कूद कामकाज के बीच बीच में यह बात अक्सर उसके मन में झांक जाती है। वह समझ नहीं पाती कि यह क्या है। यह भी नहीं समझ पाती कि वह घटना कैसे घटित होगी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है। हर समय ऐसा लगता है कि वह घटना आ रही है, आ रही है,
जल्दी ही आ रही है। वन भोजन के बीच में अप्पू के घर के आंगन में किसी की आहट सुनाई दी। दुर्गा बोली, मालूम होता है बीनी की आवाज है। अप्पू जा तो उसे ले आ। थोड़ी देर बाद अप्पू के पीछे दुर्गा की हम उम्र एक सांवली सी लड़की आई। वह मुस्कुराकर कुछ अदब की आवाज में बोली, दुर्गा दीदी क्या हो रहा है? दुर्गा बोली, बिनिया वन भोजन कर रही हूं, बैठ। यह लड़की उस मोहल्ले के कालीनाथ चक्रवर्ती की लड़की है। अधमैली साड़ी पहन रखी है, हाथ में कांच की पतली पतली चूड़ियां हैं, कुछ लंबी हैं और चेहरा बहुत ही सरल है। उसका पिता छोटी जात वालों का पुरोहित है, इसीलिए वह सामाजिक मामलों में बुलाया नहीं जाता। गांव के किनारे बड़े संकोच के साथ रहता है। हालत भी अच्छी नहीं है। बिनी दुर्गा के हुक्म बड़ी खुशी से बजाने लगी। वह आई तो थी घूमने, पर यूं ही एक लाभदायक घटनाक्रम में पड़ गई है। पता नहीं ये लोग इस उत्सव में उसे पूरी तरह शामिल भी करें या ना करें, ऐसी ही एक दुविधा उसके उल्लास भरी बातचीत और चाल ढाल में प्रकाशित हो रही थी। दुर्गा बोली, बिनी आग अच्छी तरह नहीं बल रही है, कहीं से 2-4 सूखी लकड़ियां तो ला। बिनी उसी समय लकड़ियां लाने के लिए दौड़ पड़ी और थोड़ी देर बाद वह बेल की सूखी टहनियों का एक बोझ ले आई। बोली, इतने से काम बन जाएगा ना दुर्गा दीदी, या और भी लकड़ियां ले आऊं? जब दुर्गा बोली, अप्पू बीनी आई है, वह तो यहीं खाएगी, और थोड़े से चावल ले आ, तो बीनी की बाँछें खिल गई। थोड़ी देर बाद बीनी पानी ले आई। उसने आग्रह के साथ पूछा, दुर्गा दीदी कौन कौन सी तरकारियां बन रही हैं? चावल उतार कर दुर्गा तेल डालकर उसमें बैंगन तलने लगी। थोड़ी देर बाद वह अवाक होकर बैंगन का रंग देखकर अप्पू को पुकारते हुए बोली, हू बहू असली बैंगन भाजा की तरह रंग मालूम हो रहा है, मानो यह माँ का ही बनाया हुआ बैंगन भाजा हो। अप्पू को भी यह बात बहुत आश्चर्यजनक मालूम हुई, मानो उसे भी अब तक यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके वन भोजन में सचमुच का भात, सचमुच का बैंगन भाजा मयस्सर होगा। इसके बाद दोनों बड़ी खुशी से केले के पत्तल में खाने बैठे। केवल भात और बैंगन भाजा, और कुछ नहीं। जब अप्पू मुंह में कौर ले जा रहा था तब दुर्गा उसकी ओर देख रही थी। उसने आग्रह के साथ पूछा, बैंगन भाजा कैसा बना है रे? अप्पू बोला, दीदी बना तो अच्छा है, पर जैसे कुछ अलोना है। बात यह है कि ये लोग जब खाने पकाने की चीजें ले आए थे तो उनकी सूची में नमक नहीं था। फिर भी इन तीनों ने बड़े उत्साह के साथ कसैला मिठिया आलू का भरता, फीका अधजला बैंगन भाजा के साथ वन भोजन का भात खाया। दुर्गा के लिए भी पकाने का यह पहला ही मौका था, इसीलिए वह विस्मय मिश्रित आनंद के साथ अपनी कला का आनंद ले रही थी। इन झाड़ियों के अंदर जंगली शरीफा के इन सूखे पत्तों के ढेर में खजूर के नीचे गिरे हुए खजूर के पत्तों के पास बैठकर सचमुच का भात और तरकारी खाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। खाते खाते दुर्गा अप्पू की ओर ताक कर खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो खुशी के मारे ही भात का ग्रास गले में अटक रहा था। बीनी ने खाते खाते कुछ डरते हुए कहा, दुर्गा दीदी जरा तेल होगा? मिठिया आलू का भरता जरा सान लेती। दुर्गा बोली, अप्पू जा तो दौड़कर जरा तेल ले आ। जो जीवन सैकड़ों पुलकों का भंडार है, जिसके आनंद वाले मुहूर्त कितनी ही रोशनी और चांदनी के अवदान से मंडित हैं, उनकी उस मधुमय जीवन यात्रा अभी तो सूत्रपात भर हुआ था। जीवन का जो अनंत मार्ग क्षितिज के एक छोर से दूसरे छोर तक न जाने किस उस पार तक फैला हुआ है, उस मार्ग के ये लोग बहुत ही नन्हे पथिक थे। मार्ग के मोड़ पर फूल और फल, दुख और सुख से इनका जो स्वागत हो रहा था वह एकदम नया था। आनंद, आनंद, प्रसारण का आनंद। जीवन के बीच बीच में जो आड़ है, तुषार किरीटधारी विशाल पर्वत घाटी के उस पार के मार्ग को जो देख नहीं पाता, उसे न देख पाने का आनंद। आज का आनंद, बहुत ही मामूली छोटी मोटी तुच्छ वस्तुओं का आनंद। अप्पू बोला, दीदी माँ से क्या कहोगी? फिर उस जून भात खाओगी? धत, माँ से कहीं ऐसी बात कही जाती है? सांझ के बाद देख लेना, भूख लग जाएगी। जोगियों का पुरोहित होने के कारण बीनी के घर के लोग
इस मोहल्ले में जब पानी पीना चाहते हैं तो उन्हें लोटे में पानी तो दे दिया जाता है, पर उससे लोटा मंजवा लिया जाता है। बीनी दो एक बार हिचकिचाने के बाद अपू को गिलास दिखाकर बोली, अपू, मैं मुंह उठाई रहती हूँ, तुम पानी डाल दो, बड़ी प्यास लगी है। अपू बोला, बीनी दीदी ले लो ना, तुम मुंह लगाकर पानी पी लो। फिर भी बीनी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब दुर्गा बोली, बीनी ले लेना, गिलास से पानी पी ले। खाना पीना खत्म हो जाने के बाद दुर्गा बोली, हंडिया फेंकी नहीं जाएगी, एक दिन फिर वन भोजन होगा, क्यों, ठीक है ना? उस बेरी पर टांग दूं? अपू बोला, वहां वह बच चुकी, मातों की माँ ने जो लकड़ी बीनते समय देख लिया तो लेकर चलती बनेगी, बहुत चोर है। तब दुर्गा ने उस हंडिया को टूटी हुई दीवार की सांस में छिपा दिया। अपू के दिल में धुकुर पुकुर मची हुई थी। उस ताक से लगा हुआ एक छोटा ताक जिसमें अपू ने चुरट का बक्स छिपाकर रखा है, कहीं दीदी उधर ना जा पड़े। नेड़ा के घर में कुछ दिन पहले नेड़ा का बहनोई अपने एक दोस्त के साथ आया था। कलकत्ता के पास कहीं घर है, बहुत शौकीन है, खूब चुरट पीता है। अभी एक चुरट पिया, फौरन दूसरा शुरू हो गया। अपू के मन में बड़ी इच्छा हुई थी कि वह भी एक दो बार चुरट पी कर देखे। उसने नेड़ा के साथ सलाह करके गांव के हरीश जोगी की दुकान से 3 पैसे में लाल कागज पर लपेटे हुए 10 चुरट खरीदे थे। उस दिन इस घने जंगल में अकेले बैठकर चुरट पिया था। कुछ अच्छा नहीं लगा, कड़वा कड़वा, जाने कैसा तीखा तीखा। वह तो 2 कश पीकर फिर नहीं पी सका, और वह अपने हिस्से के बाकी 4 चुरटों को फेंक भी नहीं सका था। उन्हें उसने नेड़ा के बहनोई से प्राप्त चुरट के खाली बक्स में जंगल के उजड़े हुए मैदान की दीवार के ताखे में छिपा कर रखा था। पहले पहल चुरट पीने के बाद उसके मन में बहुत भय हुआ था कि कहीं माँ मुंह की बात से पता ना पा पाए। उसने बहुत से पके हुए बेर खाए। इसके बाद हथेली पर कई दफे भाप देकर अपनी सांस सूंघी। तब जाकर उसने मनुष्य समाज में फिर से प्रवेश करने का निश्चय किया। पर आज तो रंगे हाथों माल सहित पकड़े जाने का डौल हो रहा था। पर सौभाग्य से दीदी को दीवार के उस ओर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इधर ही काम बन गया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें।
इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।